डाटा मॉडलिंग होता क्या है और फिर डाटा मॉडलिंग के अंदर देखना है कि लॉजिकल फेज इसका क्या कहता है या फिजिकल फेज क्या कहता है या फिर कॉन्सेप्चुअल लेवल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले डाटा मॉडल क्या होता है। डाटा मॉडलिंग इज अ टेक्निक टू डॉक्यूमेंट अ सॉफ्टवेयर सिस्टम यूजिंग एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, ये कहते हैं कि हम अपने सिस्टम को डॉक्यूमेंट करते हैं, अपने सिस्टम को नोट डाउन करते हैं। हमारे सिस्टम के अंदर जो भी एंटिटीज़ हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं या उनके अंदर क्या-क्या चीज़ें रिलेट कर रही हैं, वो किस तरह से फ़्लो कर रही हैं, उन सारी चीज़ों को हम डॉक्यूमेंट करते हैं या फिर रिप्रेज़ेंट करते हैं एक डायग्राम है उसके थ्रू। उस डायग्राम का नाम है ईआरडी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है? तो मीन्स डाटा मॉडलिंग हम लोग ईआरडी के थ्रू करते हैं। Data models are used for many purposes, from high-level conceptual model to a logical model or a logical model to a physical model, and typically represented by the entity relationship diagram। ठीक है, अब डाटा मॉडल के अंदर क्या है, क्योंकि हम अपने पूरे सिस्टम के डाटा को देख रहे हैं, उन डाटा के दरमियान रिलेशन को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो हम कर रहे हैं ईआरडी के थ्रू। इसके अंदर क्या है, मेन पर्पस हमने ये देखना है कि क्योंकि सिस्टम एकदम से डेवलप नहीं कर दिया जाता। पहले कॉन्सेप्चुअल लेवल पे उसको सोचा जाता है, फिर लॉजिकल लेवल पे उसको थोड़ा-सा डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है? फुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, फिर फिज़िकल लेवल पे जो है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्चुअल में जो डाटा होता है उसको पुट करते हैं। तो ये लेवल्स हम लोगों ने देखने हैं। It serves as a guide used by database analyst and software developer in the design and implementation of the system and the underlying databases। ठीक है, तो डेवलपर्स जो और एनालिस्ट जो हैं वो इसी तरह से मॉडल्स लेते हैं और उन्हीं मॉडल्स के लेवल जिस तरह से होते हैं उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम करते हैं। इसी तरह से इजी हो जाता है, ज़रा एक वे मिल जाता है जिसके थ्रू जो है काम कर लिया जाता है। अगर मॉडल्स वगैरह को फॉलो ना किया जाए तो फिर एट द एंड जो सिस्टम बनता है बन तो जाता है, लेकिन एट द एंड जो चीज़ बनती है फिर वो बियरेबल नहीं होती, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं उसके अंदर। अब हम देख रहे हैं ईआरडी। ईआरडी है क्या? An entity relationship diagram is a pictorial representation of information that can be captured by a databases। कि आपके databases के अंदर एक करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, कौन सा डाटा किसके साथ रिलेट कर रहा है, उसको पिक्टोरिकली आपने रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है, पिक्चर की फॉर्म में उसको शो कर देना है कि क्या हो रहा है, उसकी सिचुएशन को कैप्चर कर लेना है। Such as pictures serve two purposes. It allows databases professional to describe an overall design concisely yet accurately। इससे क्या है कि databases के अंदर जितना भी काम हो रहा है आप उसको क्या कंसाइजली एक स्मॉल वे के अंदर जो है आप बता देंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे को जो है ब्रॉडली बताना हो। तो डायग्राम के अंदर क्या है, आप छोटे से जो है एंगल से पॉइंट करके बता देते हैं कि ये वो चीज़ है, ये इसके साथ रिलेट कर रही है, ठीक है? तो ज़रा साइज़ भी हो जाता है लेकिन एक्यूरेटली भी इसको करना होता है, ठीक है? इस तरह से नहीं कि गलत कर दिया जाए। तो हम जब डेटाबेसेस बनाते हैं तो उसके अंदर ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम उसको पिक्टोरिकली खुद से उसकी रिप्रेजेंटेशन बन के आ जाती है। हमें ज़रूरी नहीं होता कि हम एक टेबल को दूसरे के साथ रिलेट करें, एरो के थ्रू हमें पता चले। हम जस्ट क्या क्लिक करते हैं और डायग्राम हमारे सामने आ जाती है, जिस तरह से जो है वो डेटाबेसेस आपस में लिंक कर रही होती हैं। एन ईआर डायग्राम कैन बी इजीली ट्रांसफर इनटू द रिलेशनल स्कीमा। ठीक है, फिर ईआर डायग्राम जब बन जाती है तो उससे हम इजीली रिलेशनल स्कीमा के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। रिलेशनल स्कीमा रिलेशन टेबल्स को कहती हैं, ठीक है, तो टेबल की फॉर्म के अंदर डाटा हमारा इजीली कन्वर्ट हो जाता है। अब ईआरडी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप। एंटिटीज क्या होती हैं? द नंबर ऑफ टेबल यू नीड फॉर योर डेटाबेसेस। ठीक है, अब एंटिटीज एक्चुअल में रियल वर्ल्ड चीज़ें हैं, ठीक है, पर्सन भी हो सकती हैं या कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे स्टूडेंट है, वो कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, ठीक है, कौन से कैंपस के अंदर है, या फिर अगर कोई और एम्प्लॉय का टेबल है उसके अंदर एम्प्लॉय है, उनकी पेमेंट क्या है, ठीक है, इस तरह से सारे, मतलब अगर अलग अलग से टेबल बनाए हुए हैं तो वो एंटिटीज क्या होंगे, सारे टेबल्स होंगे आपके।
एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स होंगे जैसे आपने स्टूडेंट का टेबल बनाया है, तो स्टूडेंट के टेबल के अंदर स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है? स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक होंगी, जैसे स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, उसे कितने मार्क्स है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, वो सारी उस एंटिटी से रिलेटेड होगी, वो सारे उसके क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है? नेक्स्ट है रिलेशनशिप। हाउ टेबल्स आर लिंक टुगेदर, ठीक है? रिलेशनशिप क्या बताता है कि अब वो सारे टेबल आपस में किस तरह से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है? रिलेशनशिप डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस के अंदर होते हैं, डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, वो लगा के फिर इनको देखा जाता है। रिलेशनशिप आर द एसोसिएशन बिटवीन द एंटिटीज, ठीक है? तो उनके दरमियान एसोसिएशन क्या, रिलेशन क्या, वो किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, ये देखा जाता है। तो अब एंटिटीज, एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स और उनके दरमियान रिलेशनशिप, ये तीन चीज़ें देखी जाती हैं ईआरडी के अंदर। अब कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जो होगी हमारी ईआरडी, उसमें क्या होगा? Conceptual ERD model models the business object that should exist in a system and the relationship between them. अब ERD के अंदर क्या होगा? कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, कॉन्सेप्चुअल लेवल डिटेल लेवल नहीं है, ठीक है? बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट हाई लेवल पे हमने सिर्फ सिस्टम को, एक सिस्टम का ब्लूप्रिंट या फिर सिस्टम की एक लुक दिखानी होती है कि इस तरह से होगा, ठीक है? एक्चुअल में उसकी डिटेल में बिल्कुल नहीं जाया जाता। सिर्फ ये देखा जाता है कि सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं और कौन कौन से यूज नहीं हो रहे, ठीक है? A conceptual model is developed to present an overall picture of the system by recognizing the business object involved, ठीक है? जो जो से बिजनेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जस्ट उनको जो शो किया जाता है। इट डिफाइन व्हाट एंटिटीज एग्जिस्ट और नॉट इन टेबल, ठीक है? तो मतलब टेबल के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज जो है हमारे एग्जिस्ट कर रही है, कौन कौन से टेबल बनने हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है। एक कस्टमर का टेबल होगा, एक प्रोडक्ट का होगा, एक सप्लायर का होगा, ठीक है? पूरे सिस्टम के अंदर क्या है? सिर्फ ये तीन उसकी मॉड्यूल्स या ऑब्जेक्ट्स या फिर जो एंटिटीज है उनको शो कर दिए, बाकी डिटेल में बिल्कुल नहीं दी। ये है हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल। अब है लॉजिकल डाटा मॉडल। लॉजिकल डाटा मॉडल क्या है? ये भी डिटेल, फुल डिटेल के अंदर नहीं होता, लेकिन कॉन्सेप्चुअल से थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा डिटेल में होता है, ठीक है? लॉजिकल ईआरडी इज डिटेल वर्जन ऑफ कॉन्सेप्चुअल ईआरडी, ठीक है? लेकिन फुल डिटेल नहीं होती, फुल हमारे पास आगे फिजिकल के अंदर आएगी, ठीक है? तो ये क्या हमारा डिटेल वर्जन है कॉन्सेप्चुअल ईआरडी का। A logical ERD model is developed to enrich a conceptual model by defining explicitly the columns in each entity and introducing operational and transactional entity. पीछे क्या था? हम सिर्फ देख रहे थे एंटिटी कौन सी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि उन एंटिटीज के कॉलम कौन से हैं टेबल के अंदर, ठीक है? उनके कॉलम्स भी साथ में देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे नीचे है कस्टमर का टेबल है, वहाँ पे सिर्फ क्या था, हमने कस्टमर को शो कर दिया था। यहाँ पे अब कस्टमर भी है, कस्टमर के साथ उसके कॉलम्स भी हैं, उसका नेम है, उसका एड्रेस है, उसका जेंडर है, ठीक है? ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या, कस्टमर के साथ टेबल के अंदर उसके कॉलम्स को भी साथ में शो कर दिए, नेम क्या है, एड्रेस क्या है, जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है, ठीक है? और साथ में क्या है, सारे टेबल्स की डिटेल साथ में दे दिया और कुछ कुछ रिलेशंस को भी शो कर दिया, ठीक है? लेकिन फुल डिटेल के अंदर ये अभी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल डाटा मॉडल। अब फिजिकल लेवल के अंदर क्या है, ये फुल डिटेल मॉडल होता है। इसके अंदर एंटिटीज क्या है, उनके एट्रीब्यूट्स क्या है, इनके दरमियान रिलेशंस क्या है, ठीक है? इनके ऊपर कौन कौन से कंस्ट्रेंट लगे हुए हैं, ठीक है? इनको लिमिटेशंस इनको कौन कौन सी दी गई हैं, ये सारा जो है इसके अंदर फुल डिटेल के अंदर मॉडल होता है। एक्चुअल में जैसे हम डाटा को डेटाबेसेस के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है, फुल फॉर्म के अंदर, फुल फ्लेज फॉर्म के अंदर, ये उस तरह से होता है। A physical data model elaborates on the logical data model by assigning each column with the type, length and null label.
ठीक है। पहले सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल के अंदर सिर्फ एंटिटी बताई, उसके बाद लॉजिकल के अंदर उनके साथ कॉलम्स भी बताए। अब यहाँ पे क्या है, लॉजिकल की ही इनहेंस फॉर्म है फिजिकल, जिसके अंदर हम कॉलम्स के साथ साथ बताया ये कॉलम किस टाइप का है, करेक्टर है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, किस टाइप का है, इसको कितनी लेंथ देनी है, इसको हम नल रख सकते हैं या नहीं रख सकते। ठीक है, तो मतलब उसकी सारी करेक्टरिस्टिक, उसकी कंस्ट्रेंट्स, सारी चीज़ें भी साथ में बता दी हैं। सिंस अ फिजिकल ERD रिप्रेजेंट how data should be structured and related in a specific DBMS। ठीक है, कि एक्चुअली हम DBMS के अंदर अपना डाटा जो किस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसिडर द convention and restriction of the actual databases in which the databases will be created। ठीक है, और इसके साथ सारी कन्वेंशन, रिस्ट्रिक्शंस, कंस्ट्रेंट्स, वो सारी चीज़ें जो है वो फॉलो की जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 9th, जिसके अंदर हमने देखना है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होता क्या है? आर्किटेक्चर सबसे पहले होता क्या है? ठीक है, इसको हम देख लेते हैं आर्किटेक्चर क्या होता है। आर्किटेक्चर ऑफ अ सिस्टम डिस्क्राइब्स द कंपोनेंट्स एंड हाउ दे फिट टुगेदर। ठीक है, हम कोई सिस्टम बना रहे हैं, उसके अंदर हम कहते हैं कि हमारे कंपोनेंट्स कौन से हैं और वो कंपोनेंट्स आपस में किस तरह से जॉइन किया हुआ है उन्होंने एक दूसरे के अंदर वो किस तरह से फिट है। ठीक है, ये होता है हमारा आर्किटेक्चर। हम आर्किटेक्चर को हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब कौन कौन से इसके अंदर कंपोनेंट्स है, कौन कौन सी चीज़ें यूज हो रही हैं और वो आपस में किस तरह से लिंक कर रही हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ बाइंड अप हुई हुई हैं, इसको हम कहते हैं आर्किटेक्चर। Architecture is not the operational software, rather it is representation that enable a software engineers to। ठीक है, अब आर्किटेक्चर हमारा कोई ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक्चुअल में हमारी कोई ना कोई हार्ड चीज़ बन के आती है, हमारे सामने कोई सॉफ्ट फॉर्म के अंदर नहीं होती। ठीक है, अब आर्किटेक्चर से हम क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या कुछ इससे रिकॉग्नाइज कर सकता है? एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिज़ाइन। आर्किटेक्चर बनाओ तो उससे बड़ा अच्छी तरह से डिज़ाइन अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ठीक है, आप लोग जो है इफेक्टिवली डिज़ाइन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट उसके अंदर चाहिए, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट उसके अंदर नहीं है। ठीक है, वो सारी चीज़ें पता चल जाता है। सेकेंड है कंसिडर आर्किटेक्चरल अल्टरनेटिव्स एट अ स्टेज व्हेन मेकिंग डिज़ाइन चेंजेस इज स्टिल रिलेटिव इजली। ठीक है, फिर अगर हमें लग रहा हो कि कंसिडर आर्किटेक्चरल अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव्स मीन्स कि आप ये देख रहे हैं डिज़ाइन को एनालाइज करते हुए कि अगर कोई चेंजिंग्स वगैरह आपको करनी पड़ गई हैं, तो क्या हम इस आर्किटेक्चर के अल्टरनेटिव कोई और सॉल्यूशन है जिसको हम फॉलो कर सकें, या कोई और अल्टरनेटिव आर्किटेक्चर बन सकता है जो हमारे लिए सूटेबल हो। ठीक है, तो मीन्स जब भी आप उसको एनालाइज कर रहे हैं तो उसकी सूटेबिलिटी भी देखनी है कि ये हमारे लिए ठीक है। अगर ये इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका अल्टरनेटिव क्या होगा। ठीक है, अल्टरनेटिव मीन्स कोई इसकी जगह कोई दूसरी रिप्लेसमेंट होगी जिसको हम यूज कर सकेंगे। थर्ड है रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, जब एट द एंड उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो पहले आर्किटेक्चर, एक स्ट्रक्चर, एक डिज़ाइन, एक मॉडल आपके सामने बना होगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी बेस के ऊपर हमने अब इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करनी है। तो जो बाद में आने वाले रिड्यूस वो रिस्क हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। ठीक है, बजाय उसी टाइम पे जाके हमें रिस्क का पता चले ये मुसीबत अब आ गई है, तो इससे पहले जब हमने आर्किटेक्चर बनाया होता है तो हमें उसका पता चल जाता है कि ये वाली प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इससे हम ये सारी चीज़ें ज़रा ईज़िली हमें पहले पता चल जाती हैं। व्हाई आर्किटेक्चर इम्पोर्टेंट? अब आर्किटेक्चर इम्पोर्टेंट क्यों है ये देख लेते हैं। ये भी उस तरह से इसके बेनिफिट्स ही होंगे। Representation of software architecture are an enabler for the communication between all parties, stakeholders interested in the development of a computer based system। ठीक है, अब वो कहते हैं कि अगर आपने आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, तो उससे क्या है, आप उस टाइम पे ये एनालाइज कर लेंगे कि आपके सिस्टम ने आपके सप्लायर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, जोन-जोन से भी, या फिर बाकी जितने भी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, उनके साथ कम्युनिकेशन पाथवे सेट कर लेते हैं आप। ठीक है, उससे क्या है कि एक आर्किटेक्चर आपके पास होगा, आप उसके सामने एनालाइज करके देख लेंगे कि ये किस तरह से हमने बनाना है, ताकि
हम ईज़ी वे में जो है वो कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है? The architecture highlights early design decisions that will have a profound impact on the software engineering works that follow and as important on the ultimate success of the system as an operational entity. मेन थिंग इज कि यहाँ पे क्या है, आप अर्ली डिसीजंस जो हैं वो कर लेते हैं, ठीक है? जो पहले पॉइंट आया है पिछली स्लाइड में वही वाला यहाँ पे रिपीट हो रहा है। आर्किटेक्चर हाइलाइट्स द अर्ली डिजाइन डिसीजंस, कि आप आर्किटेक्चर से ये देख के पहले ही डिसीजन कर लेते हैं कि आपने करना क्या है, ठीक है? एट द एंड लेटर स्टेजेस के ऊपर प्रॉब्लम आने से बेटर है कि आप उसका आर्किटेक्चर बनाए, आपको पहले ही पता चल जाता है कि आपने क्या डिसीजंस करने हैं, ठीक है? Next one is architecture constitute a relatively small intellectual graspable mode of how the system is structured and how its components works together. ठीक है, तो इस तरह से क्या आर्किटेक्चर के थ्रू हमें पता चल जाता है कि हमारे सिस्टम की ये लुक होगी, इसके ये वाले कंपोनेंट्स इस तरह से आपस में बाइंड अप होंगे, इस तरह से आपस में कम्युनिकेट करेंगे, इस तरह से इसके दरमियान डाटा फ्लो होगा, ठीक है? तो जैसे हम लोग अगर कोई बिल्डिंग बनवानी है तो उसके लिए भी पहले क्या मैप बनवा लेते हैं। वहाँ पे मैप के अंदर भी हम कहते हैं यहाँ से ये वाली हमारी वायर्स ये वाली गुज़रेंगी, यहाँ से ये वाले पाइप्स गुज़रेंगे। तो वो क्या है, सारी पहले से हमने वहाँ पे मैपिंग की हुई होती है और उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसी तरह से सिस्टम को भी इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका आर्किटेक्चर, उसका डिज़ाइन जो है बना लिया जाता है, ताकि बाद में जो है प्रॉब्लम्स ना आएँ। अब आर्किटेक्चरल जनरल है यहाँ पे कुछ। जनरल क्या होता है? इट इम्प्लाइज अ स्पेसिफिक कैटेगरीज विद इन द ओवरऑल सिस्टम डोमेन। अब ये क्या होता है कि सिस्टम डोमेन के अंदर, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ठीक है? उस हर एक कैटेगरीज को हम लोग हर एक सेपरेट कैटेगरी को हम एक जेनर कह रहे हैं, ठीक है? विद इन ईच कैटेगरी यू इनकाउंटर्ड अ नंबर ऑफ सब कैटेगरी, और फिर उस हर एक कैटेगरी के अंदर आगे फर्दर सब कैटेगरीज होती हैं, ठीक है? इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे बिल्डिंग कोई बनवानी है तो ये क्या है, एक आपके सामने एक जेनर है, एक स्पेसिफिक कैटेगरी है बिल्डिंग की, कि आपने एक बिल्डिंग बनवानी है। अब उस स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर कई सब कैटेगरीज होंगी कि आपने बिल्डिंग किस टाइप की बनवानी है, उसका स्टाइल क्या होगा। आपने कोई अपार्टमेंट बनवाना है, कंडोस बनवाना है, ठीक है? कंडोस होता है फ्लैट के अंदर एक घर होना, ठीक है? कोई नॉर्मल हाउस बनवाने हैं, या फिर कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, कोई वेयर हाउस है, कोई ऑफिस का स्टाइल बनवाना है, कोई हट बनवाना है, क्या बनवाना है, ठीक है? तो ये क्या है, एक बिल्डिंग स्पेसिफिक जो है एक कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज होती हैं। तो ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आर्किटेक्चर जो है वो आपने एक कैटेगरी जो है उसके अंदर सब कैटेगरीज है, तो उसमें से स्पेसिफाई कर देनी है कि हमने किस टाइप का जो है सिस्टम बनवाना है, ठीक है? अब यहाँ पे डिफरेंट जो है यहाँ पे कैटेगरीज बताई हुई है कि किस किस तरह की कैटेगरीज होती हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिहाज से, ठीक है? या फिर उसके अलावा सॉफ्टवेयर सिस्टम आप किस किस तरह के बनाते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बनाते हैं, डिवाइसेस के लिए सेपरेटली बनते हैं, स्पोर्ट्स का कोई सिस्टम है तो उसके लिए अलग से सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है, फाइनेंस बैंक वगैरह के लिए अलग से यूज़ होता है, कोई गेम्स आप बना रहे हैं तो उसके लिए अलग से यूज़ होता है, ठीक है? उसके अलावा गवर्नमेंट के लिए अगर आप कोई बना रहे हैं तो उसके लिए सेपरेट एट्रीब्यूट्स होंगे, सेपरेट टाइप का सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है? तो ये हर एक के लिए स्पेसिफिक कैटेगरी है। फिर इसके अंदर फर्दर आगे सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। जैसे स्पोर्ट्स का है, तो स्पोर्ट्स के अंदर स्पेसिफिक कोई गेम है तो उसके लिए आप सब कैटेगराइज उसको कर लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात हो रही है, ठीक है? कि कौन-कौन से स्टाइल हो सकते हैं। स्टाइल देखने के लिए सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम देख लेते हैं, ठीक है? हर एक स्टाइल के अंदर जो ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इससे आगे फर्दर जो है वो फिर डिफरेंट स्टाइल है जिनको हम देख लेंगे। सबसे पहले है कि हमें सेट ऑफ कंपोनेंट्स देखने होते हैं, ठीक है? सेट ऑफ कंपोनेंट्स मीन्स के डेटाबेस या कंप्यूटेशनल मॉड्यूल्स जो से हमारे सिस्टम के अंदर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? जो सिस्टम के अंदर हमें रिक्वायर्ड है। दैट परफॉर्म अ फंक्शन रिक्वायर्ड बाय अ सिस्टम, के जो फंक्शनैलिटी हमें दी जाएगी उसको परफॉर्म करने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, कौन-कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है, सबसे पहले हम उनको स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है? कौन से मॉड्यूल्स, कौन सी डेटाबेसेस, कौन-कौन से सिस्टम्स हमें रिक्वायर्ड है। सेकंड में सेट ऑफ कनेक्टर्स, ठीक है? दैट इनेबल कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग द कंपोनेंट्स।
अब उन कंपोनेंट्स के दरमियान कनेक्शन किस तरह से लगाना है, उनको कम्युनिकेट किस तरह से करवाना है, उसके लिए सेट ऑफ कनेक्टर्स चाहिए होंगे, वो भी हम पहले से डिसाइड करेंगे। कंस्ट्रेंट्स, constraints that defines how components can be integrated to form the system। ठीक है, constraints हमें बताएंगे कि सिस्टम को कम्युनिकेट करवाने के लिए, आपस में इंटीग्रेट करवाने के लिए कौन कौन सी लिमिटेशंस हमने लगानी है सिस्टम के ऊपर। ठीक है, उनको किस तरह से रिस्ट्रिक्ट करना है, क्या चीज़ उसको अलाउ करनी है, क्या चीज़ अलाउ नहीं करनी, वो सारी चीज़ें कंस्ट्रेंट्स में आ जाएंगी। ठीक है, semantic models that enable a designer to understand the overall property of a system by analyzing the noun property of its constituent part। ठीक है, semantics क्या होता है, मीनिंग। तो वो कह रहे हैं कि आपने इसके अंदर अपने सिस्टम की हर लिहाज से प्रॉपर जो अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है, जो उनसे एग्जिस्टिंग पार्ट्स हैं उनको देखते हुए बाकियों के लिए जो है अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है। अगर एग्जिस्टिंग नहीं भी है, अगर न्यू मॉडल बना रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, आपने प्रॉपरली एनालाइज करके अपने सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लेना है कि क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स थे जो कि हर एक स्टाइल के अंदर लाजमी होते हैं। अब वो स्टाइल कौन कौन से हैं ये हम लोग देख लेते हैं। टेक्सोनॉमी ऑफ स्टाइल्स इन सॉफ्टवेयर, डिफरेंट स्टाइल है हमारे पास। डेटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर है, इसके अंदर क्या होता है, देयर इज अ सेंट्रल डाटा सर्वर विच इज असेस्ड बाय क्लाइंट। डेटा सेंटर आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है, एक ही सेंट्रल स्पेस होती है जिसको सारे क्लाइंट्स जो हैं वो एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है डेटा सेंटर आर्किटेक्चर, एक ही सेंटर, कोई डेटा बेसिस है, कोई डेटा स्टोर है जिसके अंदर सारा डाटा है और सारे के सारे क्लाइंट्स जो हैं इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक ये आपके पास स्टाइल हो गया आर्किटेक्चर बनाने के लिए। दूसरा है डेटा फ्लो आर्किटेक्चर। डेटा फ्लो आर्किटेक्चर के अंदर हम क्या कहते हैं, डेटा ट्रेवल्स थ्रू अ सीरीज ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि डाटा आर्किटेक्चर के अंदर डाटा का फ्लो बताया जाता है। ठीक है, कि कंपोनेंट्स के दरमियान किस तरह से डाटा आपका ट्रेवल कर रहा है। ये आगे है, मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। ठीक है, कि आपके सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स के दरमियान डाटा किस तरह से जो है फ्लो कर रहा है। ठीक है, कि एरोस कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, किस मॉड्यूल से किस दूसरे मॉड्यूल तक आपका डाटा फ्लो कर रहा है। कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर। ठीक है, अब ये क्लासिकल मॉडल है लेकिन अभी भी यूज होता है कॉल एंड रिटर्न का। ये हमारे पास कॉल एंड रिटर्न मॉडल, जिसके अंदर क्या है, इसको हम टॉप डाउन भी कह सकते हैं या बॉटम अप भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन शो नहीं है ज़्यादा, तो इस तरह से है जैसे आप एम से ए की तरफ कॉल आई, ए से बी की तरफ। ठीक है, जिस तरह हम डिवाइड कर लेते हैं फिर इसको बॉटम अप ले जाते हैं, इस तरह से कॉल आई और फिर एट द एंड से कॉल बैक ऊपर रिटर्न की तरफ जाती गई। ठीक है, तो कॉल एंड रिटर्न आर्किटेक्चर ये भी एक डिज़ाइन का स्टाइल है जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्या है, ये मॉडर्न आजकल जितने भी सिस्टम है मोस्टली यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को। इसके अंदर ऑब्जेक्ट बेस्ड क्लासेस बेस्ड जो है वो मॉडलिंग की जाती है। ठीक है, और कंपोनेंट्स के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन करवाया जाता है मैसेज पासिंग वगैरह के थ्रू। ये भी आगे होगा, नहीं इसको शो नहीं किया गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट्स वगैरह फाइंड किए जाते हैं, क्लासेस बनाई जाती है और फिर इनके दरमियान जो है कॉम करवाया जाता है। नेक्स्ट वन इज लेयर्ड आर्किटेक्चर। लेयर्ड आर्किटेक्चर के अंदर क्या है, लेयर्स के अंदर काम किया जाता है। ठीक है, हाई लेवल टू लो लेवल तक लेयर्स बनाई जाती हैं और उनके दरमियान जो है वो कंस्ट्रक्शंस होती है। ठीक है, उस स्टाइल को जो है लिया जाता है, जैसे यहाँ पे है। यहाँ पे देखें, सबसे आउटर जो लेयर है, ये है सबसे आउटर लेयर। ठीक है, यूजर इंटरफेस लेयर, जहाँ पे आपका यूजर होगा। ठीक है, सबसे जो इंटरनल लेयर है वो है कोर लेयर, जहाँ पे आपका सिस्टम जो रन हो रहा होगा, जैसे आपका ओएस है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे होता है। और ये दरमियान की लेयर्स क्या है, एक एप्लीकेशन लेयर है और ये क्या है साथ में
यूटिलिटी लेयर, ठीक है। ये क्या है, ये आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। जितने भी आपके सिस्टम के काम होने हैं, सर्विसेज हैं, ठीक है, वो यहाँ पे प्रोवाइड होंगी अपर और कोर लेयर के दरमियान, ठीक है। तो इस तरह से लेयर्स को लेके लेयर्स की बेस के ऊपर जो है हम आर्किटेक्चर को डिफाइन करते हैं और फिर उसकी बेस के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं।